नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है विकल्प। एक बार फिर सोच लो मोनी, हम अब भी साथ साथ रह सकते हैं। उदय ने आखिरी बार मोनिका को समझाने का प्रयास किया। मोनिका खिड़की के पास खामोश बैठी शून्य में कुछ निहार रही थी। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद वह सड़क के पार गिफ्ट हाउस में आते जाते ग्राहकों को देख रही थी। उसने एक बार कहा भी था, जानते हो उदय, जब कभी मैं डिप्रेशन में होती हूँ तो सामने वाली शॉप की तरफ देखती हूँ और सोचती हूँ कि इसमें आने जाने वाले लोग किसी न किसी के लिए कोई उपहार खरीद रहे हैं, और तब मुझे लगता है कि दुनिया में आज भी प्यार भरा हुआ है। कमरे में बोझिल सन्नाटा पसरा हुआ था। उदय ने एक बार फिर अपनी बात दोहराई। इस बार मोनिका ने अपना सिर उदय की ओर तरफ घुमाया और आंखों में आंसू की बूंदें निकलकर गालों पर लुढ़क गई। बिना कहे भी उदय ने बहुत कुछ समझ लिया था, लेकिन मोनिका के होंठ हिले। क्या चाहते हो उदय? मैं अपने पेरेंट्स को यह बताऊं कि मैं पिछले 5 साल से एक आदमी के साथ उसके फ्लैट में रहती हूं। क्या वो इस बात को सह पाएंगे? नहीं, कभी नहीं। वे अपने बेटे बहू से निराश अपने जीवन का अंतिम समय अपनी उस बेटी के साथ बिताना चाहते हैं जो उनके लाख मनाने पर भी आज तक शादी नहीं कर सकी। नहीं, हम अब साथ नहीं रह सकते। मैं उनके आने के से पहले यह फ्लैट छोड़ दूंगी। उदय को लगा कि मोनिका की बातों में दम तो है ही। इस महानगरीय व्यवस्था के लिए ऐसे रिश्तों को भला कौन माता पिता पसंद करेंगे। यह तो बस इस महानगर की दौड़ती भागती जिंदगी का एक सुविधाजनक रास्ता है। उदय जब पहली बार दिल्ली आया था तो कई दिनों तक उसे नींद नहीं आई थी। हर समय सहमा सहमा सा रहता था। तब वह मात्र 20 साल का था। कॉलेज से निकला हुआ ताज़ा ताज़ा रंग रूट का, कहाँ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की नौकरी और कहाँ उसका गवी टोन। किसके जुगाड़ में आए हो गुरु? सहकर्मियों ने उसके हाव भाव को देखकर पूछा था। वह क्या बोलता कि वह कॉलेज ही नहीं विश्वविद्यालय का टॉपर है। उसे अपनी आर्थिक मजबूरी के कारण यहाँ ज्वाइन करना पड़ा है। वह तो आईएएस बनना चाहता था। धीरे धीरे दिल्ली उसे रास आने लगी थी। वह भी रेस के घोड़े की तरह सबसे आगे निकलने की चाहत में दौड़ने लगा था। एमआर से एरिया मैनेजर, जोनल मैनेजर, सीई, दिल्ली से मुंबई, 2 साल अमेरिका, उसके बाद बेंगलोर। कंपनी बदलती गई, ओहदा बढ़ता गया और जिंदगी पूरी तरह व्यावसायिक होती चली गई। जिंदगी की सारी मिठास मुट्ठी में बंद रेत की तरह फिसलती चली गई। तभी उसकी ज़िंदगी में मोनिका आई थी। उसका अतीत भी उदय जैसा ही था। इलाहाबाद जैसे छोटे से शहर से एमबीए किया था उसने। वह भी दिल्ली होते हुए बेंगलुरु पहुंच गई थी, उसी की कंपनी के फाइनेंस विभाग में। लंच के दौरान कैंटीन में पहली बार मिला था वह। हेलो, मैं मार्केटिंग में हूँ। मोनिका के होठों पर एक मासूम मुस्कुराहट नाच गई थी। सर, मोनिका, फिनेंस में हूँ मैं। उसकी मुस्कुराहट में अभी भी कस्बाई खुशबू बरकरार थी। उदय को पहली नज़र में ही मोनिका भा गई थी। फिर तो वे अक्सर मिलने लगे। कैंटीन में लंच से शुरू हुई मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई। भागती जिंदगी से चुराए गए फुर्सत के पलों में ऑफिस के बाहर भी मिलने लगे। मोनिका बहुत बातूनी थी। जब तक उसके हाथ होती लगातार बोलती ही रहती। जानते हो उदय, 12वीं पास होने के बाद पापा मुझे कॉलेज में दाखिले के लिए ले गए तो रास्ते में उन्होंने क्या कहा? मोनिका, मैं तुम्हें राक्षस और हीरामन तोते की कहानी सुनाई थी ना। जिस प्रकार राक्षस की जान हीरामन तोते में थी, वैसे ही हम सब की जान तेरे में है। बेटा, ऐसा कोई काम न करना कि हम सब मर जाएं। हमारे यहाँ तो हाई स्कूल में आते आते बेटियों के हाथ पीले कर दिए जाते हैं। मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूँ। तुम्हें ऐसे पंख देना चाहता हूँ कि तुम खुले आकाश में उड़ सको। लेकिन बेटे, ऐसा कोई काम नहीं करना कि तेरे पापा का सिर नीचा हो जाए। पापा बोलते बोलते भावुक हो गए थे। माँ तो कभी नहीं चाहती थी कि मैं एमबीए करूँ। सारा पैसा
इसकी पढ़ाई में ही खर्च कर देंगे तो शादी के लिए किसके आगे हाथ फैलाएंगे। आप चाहे जितना पढ़ा लिखा दे, बिना दहेज लिए कोई नहीं हाथ थामेगा। अम्मा समझाती रही, लेकिन पापा ने मेरा दाखिला करा ही दिया। नोएडा में विमेन हॉस्टल के गेट पर मुझे छोड़ते समय पापा की आंखों में आंसू थे। मोनी, मैंने तुझे पंख दे दिए हैं बेटा, तू खूब ऊंचा उड़, लेकिन अपनी ज़मीन न भूलना बेटा। जिस दिन ऐसा हो गया समझ लेना कि सब खत्म हो जाएगा। ज़मीन याद रखेगी तो मेरे दिए हुए संस्कार भी याद रहेंगे, और तब भावनाएं भी होंगी और तुम्हारा वजूद भी। मैंने पापा की सीख को सदा साथ रखा, शायद तभी मैं आज भी जिंदा हूँ। ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में भी, जहाँ भावनात्मक कुछ भी नहीं रह जाता, जहाँ आदमी धीरे धीरे मशीन बनता चला जाता है, नोट कमाने वाली मशीन। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब मोनिका विमेन हॉस्टल छोड़कर उसके साथ रहने के लिए आ गई, उसके 2 बेडरूम वाले फ्लैट में। मोनिका चाहकर भी अपनी लोअर मिडिल क्लास फैमिली को उदय में के बारे में नहीं बता पाई। भला कैसे बता पाती कि वह एक ऐसे आदमी के साथ एक ही छत के नीचे रहती है जिससे उसके विचार मिलते हैं, जो इस विशाल समंदर में उस जैसी नन्ही मछली की सुरक्षा में अपनी हथेलियों का सहारा देने के लिए तत्पर रहता है। पिता और माँ के लिए तो वह तब तक हीरामन तोता ही थी, आज भी है। उनके प्राण तो उसी में बसते हैं। हाँ, अब मनीष जरूर उससे अलग हो गया था। मनीष उसका भाई, उससे 5 साल छोटा था, जो आज की तारीख में गुड़गांव के एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर था, जो 4 लाख सालाना पैकेज के बावजूद अपने बूढ़े माता पिता को नहीं रख पा रहा था। थके हारे माता पिता अपने जीवन का अंतिम पड़ाव अपनी लाडली बेटी के सानिध्य में बिताना चाहते थे। उदय का फ्लैट 3रे फ्लोर पर था। खिड़की पर बैठी मोनिका अभी भी बाहर कुछ खोजने का प्रयास कर रही थी। गिफ्ट शॉप कब बंद हो चुका था। उसके सामने ही लगे पोल पर मरकरी बल्ब भुक भुक कर शाम से जलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक घड़ी रात के बाद भी वह सफल नहीं हो पाया था। मोनिका को लगने लगा था कि उदय उससे प्यार नहीं करता, सिर्फ अकेलेपन का डर उसे साथ रहने पर मजबूर किए हुए है। नहीं तो वह अपने इस संबंध को सामाजिक मान्यता तो दिला ही सकता था। यदि आज वह पति पत्नी होते तो उसके पिता को भला क्या आपत्ति होती, लेकिन उदय को तो विवाह एक बंधन लगता है। वह अक्सर कहता, प्यार की हत्या करनी हो तो शादी कर लो। उदय किसी भी हालत में मोनिका को नहीं खोना चाहता था। वह 36 को पार कर चुका था। सिर के आगे के बाल साथ छोड़ चुके थे। धीरे धीरे वह गंजेपन की तरफ बढ़ रहा था। मोनिका भी तो 32 की हो चुकी थी। उसके घुंघराले बालों के बीच इक्का दुक्का सफ़ेद बालों ने झांकना शुरू कर दिया था। अभी पिछले साल ही डॉक्टर ने उसे डायबिटिक घोषित कर दिया था। एकाएक उसकी भागती जिंदगी में ब्रेक लग गया था। खाने पीने उठने बैठने सब पर प्रतिबंध। मोनिका अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत सजग हो गई थी। सब कुछ तो ठीक ही चल रहा था। 5 सालों में कभी आपस में नहीं लड़े, कोई मतभेद नहीं था दोनों के बीच। एक दूसरे से अलग होने का विचार तो कभी दोनों के बीच में आया ही नहीं। फिर अचानक मोनिका के पेरेंट्स को उसके साथ स्थायी रूप में रहने का विचार। ऐसा नहीं था कि मोनिका के पिता पहले उसके पास न आते हो, तब वह 1-2 दिन के लिए आते थे और इतने समय के लिए उदय अपने किसी दोस्त के पास चला जाता था। रात आधी बीत चुकी थी। बाहर तेज हवा बहने लगी थी। खुली खिड़की से अंदर आती हवा दीवार पर लगे कैलेंडर से खेलने लगी थी। तिपाई पर रखी पत्रिका के पन्ने फरफराने लगे। उदय की नज़र पत्रिका पर पड़ी। उसने उसके ऊपर एस्ट्रे रख दिया। मुख्य पृष्ठ पर एक युवा दंपति ट्रॉली में बैठे अपने मासूम बच्चे को देखकर भाव विभोर हो रहे थे, और वह मासूम ट्रॉली में लटके खिलौनों को पकड़ने में व्यस्त था। उस उदास माहौल में भी उदय मुस्कुरा दिया। हवा तेज होती जा रही थी। मोनिका ने खिड़की बंद कर दी। उदय से उसकी नज़रें टकराई। उदय अपने स्थान से उठा और मोनिका के बिल्कुल पास पहुंच गया। मोनी, मैं शादी करने जा रहा हूँ। मुझे सिर्फ दोस्त नहीं, अब एक पत्नी भी चाहिए। इतना बोलते ही उदय हाँफने लगा था, मानो मीलों पैदल चलकर आया हो। मोनिका हतप्रभ उसे एकटक देखती रही थी। सुनो मोनी, क्या तुम मेरी पत्नी बनना पसंद करोगी?
कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। मोनिका को सहसा अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। कुछ क्षण इंतजार के बाद उदय निढाल सा सोफा पर पसर गया। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मैंने अपने कई साथियों का हश्र देखा है। मोनी, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। मोनिका भी सोफे पर के पास आ गई। हम शादी कब कर रहे हैं? कल ही। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।